हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। कल हमने पढ़ा था कि गति की अवस्था में कब वस्तु कहा जाता है और वस्तु कब विरामावस्था में कहा जाता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए यह बस है, यह बस इस बिंदु पर स्थित है, समय के साथ यह यहाँ से हिल नहीं रहा है, तो यह विरामावस्था में कहा जाएगा। यह इसी बिंदु पे कुछ समय तक खड़ा है। मान लीजिए इस टाइम समय 0 हो रहा है, तो यह इसी बिंदु पे है। कुछ समय बाद भी इसी बिंदु पे है, तो यह विरामावस्था में कहा जाएगा। लेकिन अगर समय इस टाइम 0 है और इसके बाद समय बढ़ने के साथ यह गति कर रहा है, यानी इस बिंदु से दूर हट रहा है, या इस बिंदु से इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो वह गति की अवस्था में कहा जाएगा। या समय के साथ यहाँ से यहाँ चला आया, तो यह गति की अवस्था में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड के हिसाब से वस्तु की स्थिति क्या होती है। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी समय के साथ घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और चंद्रमा का भी चक्कर लगाती है। तो इस हिसाब से हम लोग गति की अवस्था में हैं। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। इस हिसाब से हम लोग गति की अवस्था में हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर हमें हर व्यक्ति स्थिति की विरामावस्था की स्थिति में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम सूर्य पे जाकर देखें, वैसे तो हम सूर्य पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कल्पना कीजिए कि हम यहाँ से देखें, तो हम गति की अवस्था में नजर आएंगे। अब देखिए, मान लीजिए एक बस जा रहा है, सड़क पे जा रहा है और सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो इस आदमी को, अगर आप इस बस में बैठे हैं, तो इस आदमी को आप गति की अवस्था में नजर आएंगे। लेकिन अगर इसी बस में कोई और व्यक्ति बैठा है, तो आपको वो व्यक्ति विरामावस्था की स्थिति में नजर आएगा, क्योंकि वह भी बैठा है, आप भी बैठे हैं, और बस में आपको वो विरामावस्था की स्थिति में नजर आएगा। लेकिन इस व्यक्ति को आप गति की अवस्था में नजर आएंगे। वैसे ही सूर्य को लगता है कि सूर्य के हिसाब से पृथ्वी गति करती है, लेकिन आपको लगता है कि सूर्य गति कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु गति अवस्था में है और कौन सी वस्तु विरामावस्था में। अगर आप पृथ्वी पे हैं, तो आपको सभी वस्तुएं विरामावस्था में दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप और किसी ग्रह पे चले गए, मान लीजिए यहाँ पे बुध ग्रह है, अगर बुध पे आप चले गए, तो आपको ये पृथ्वी गति अवस्था में नजर आएगी। तो यहाँ देखने वाले के नज़रिए से निर्भर करता है कि वह वस्तु किस अवस्था में है। यह सापेक्षता का सिद्धांत एक आता है, जो इंटर में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। उस हिसाब से इसको बताया जाता है। इसलिए ब्रह्मांड के हिसाब से कोई भी वस्तु न तो गति अवस्था में है और न ही विरामावस्था में है। अब देखने वाले के नज़रिए पे निर्भर करता है कि वह वस्तु किस अवस्था में है। अगर आप उसी जगह पे हैं जहाँ दूसरा व्यक्ति है, तो आपको वो विरामावस्था की स्थिति में नज़र आएगा। मान लीजिए आप बस में हैं, बस में एक व्यक्ति बैठा है, तो वो व्यक्ति आपको विरामावस्था में नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बाहर बैठे हैं और बस को देख रहे हैं, तो आपको बस गति की अवस्था में नज़र आएगा। अब हम लोग को ब्रह्मांड की गति के बारे में तो अभी जानना नहीं है, अभी पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की गति के बारे में जानना है। तो पृथ्वी पर कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। सरल रेखीय गति भी होती है, वृत्तीय गति भी होती है और घूर्ण गति भी होती है। अब सरल रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, सरल रेखीय गति का मतलब होता है सीधी रेखा में गति। सरल का मतलब ही होता है सीधा या आसान। तो मान लीजिए यह एक कार है और ये कार एक सीधी, एकदम सीधी सड़क है, कहीं मुड़ी हुई नहीं है। इस सड़क पर यह चल रही है, तो यह कार सरल रेखीय गति में है। यानी जब कोई वस्तु कहीं मुड़ता नहीं है, वह सीधी रेखा में गति करता है, सीधी सड़क पे चलता है, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वैसे ही मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है, वह सीधी पटरी है, सीधी पटरी पे चल रही है, तो वो भी सरल रेखीय गति में है। यानी कहीं पे भी अगर पटरी मुड़ा नहीं है, तो वह
सरल रेखीय गति में है। अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड यानी पूरे संसार में अगर कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति में कहेंगे। अब सीधी रेखा का मतलब यहाँ रेखा से नहीं है, यहाँ पाथ से है। यानी कोई अगर गाड़ी है सीधे पाथ पर चल रही है, पाथ का मतलब होता है रास्ता, या ट्रेन भी है सीधे रास्ते में चल रही है तो वह सरल रेखीय गति में है। देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधे चलते हुए कार की गति इत्यादि। यानी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में चलेगा तो वह सरल रेखीय गति में कहा जाएगा। कहीं अगर मुड़े ना, अगर पूरा सीधा चलता जाए, हरदम सीधा चले तो उसे सरल रेखीय गति कहेंगे। अब आता है वृत्तीय गति। आशा है आप लोगों को सरल रेखीय गति समझ में आया होगा। अब वृत्तीय गति देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त के पाथ पर यानी वृत्तीय पाथ पर गति करता है, यानी गोलाकार के जब गोलाकार का रास्ता होता है और उस पर गति करता है तो वह वृत्तीय गति में आ जाता है। जैसे एक लड़का है, अगर मान लीजिए एक लड़का एक रस्सी में एक मिट्टी के गोले को बांध ले, मिट्टी के गोले को एक रस्सी में बांध ले और अपने हाथ से नचाए तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ये मिट्टी का गोला घूमेगा, हरदम घूमेगा तो ये वृत्तीय पाथ पे गति करेगा, यानी गोल गोल रास्ते पे गति करेगा, तो इसे वृत्तीय गति कहेंगे। अब जैसे घड़ी की तीनों सुइयाँ वृत्तीय गति करती हैं। सेकेंड वाली सुई थोड़ा तेज चलती है तो आप देखे ही होंगे वह पूरा एक चक्कर लगाती है तो 1 मिनट होता है। तो वह घड़ी की सुई भी गोल पाथ पर गति कर रही है, यानी गोल रास्ते पे गति कर रही है, तो इसलिए वह वृत्तीय गति कर रही है। कोई भी वस्तु अगर गोल रास्ते पे गति करेगा तो वृत्तीय गति करेगा, चाहे वो ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु हो, संसार का कोई भी वस्तु हो, या मनुष्य हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वो अगर गोल रेखा में गति करेगा तो वृत्तीय गति करेगा। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि वृत्तीय गति क्या होती है। अगर कोई भी वस्तु गोल पाथ पे गति करेगा तो वह वृत्तीय गति में आ जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय पाथ पर गति करता है तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब गोल पाथ पे, गोल रास्ते पे गति करेगा तो वह वृत्तीय गति में आ जाएगा। जैसे चारे मशीन के पहिए की गति, जैसे पशुओं के चारे काटने की मशीन होती है, उसमें पहिए की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। घड़ी के सुई की गति इत्यादि कई गति हैं जो वृत्तीय गति, कई वस्तुएं हैं जो वृत्तीय गति करती हैं। इसी तरह कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में बस सरल रेखीय गति पढ़ना है, तो इसलिए हम इतना जान गए, बहुत काफ़ी है। अब चलते हैं गति का वर्णन। अब गति के वर्णन पे चलते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। अब मान लीजिए आपका कोई पार्सल आया तो आपने उस आदमी को अपने घर के लिए कुछ बताया। जैसे मान लीजिए कहा कि पेट्रोल पंप से पूर्व दिशा में एक रास्ता आता है, वो मेरे घर पे ही आता है, इसी रास्ते से चले आइए। तो यह निर्देश बिंदु, इसको निर्देश बिंदु कहेंगे। पेट्रोल पंप को निर्देश बिंदु कहेंगे। जब किसी स्थान या वस्तु को जब बताकर और अब किसी वस्तु, उसके सापेक्ष किसी वस्तु को बताया जाता है तो उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। जैसे कह दिए कि इस गली नंबर में मेरा घर है, 10 कदम पूरब जाइएगा, फिर 10 कदम सीधे जाइएगा, आ जाएगा मेरा घर। तो आपने गली के सापेक्ष अपने घर की स्थिति बता दी तो वह गली आपका निर्देश बिंदु हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कह देंगे बरगद के पेड़ से मेरा घर 10 कदम पूरब की ओर है, तो बरगद का पेड़ वहाँ पे निर्देश बिंदु हो जाएगा। अब इसी तरह किसी वस्तु की गति को बताने के लिए किसी बिंदु का हम सहारा लेते हैं तो उसे भी निर्देश बिंदु ही कहते हैं। लेकिन वहाँ से वह वस्तु चलती है तो वहाँ उसका निर्देश बिंदु होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है।
अब मान लीजिए पहले तो घर रहता था तो घर एक ही जगह पे रहता था, वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता था। लेकिन अगर किसी वस्तु की स्थिति को बताना होगा तो वह गति अवस्था में होगा, तो उसको बताने के लिए मान लीजिए कह देंगे कि यह कार इस पेट्रोल पंप से 10 किलोमीटर पूरब की तरफ गई है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर गई है और किसी गांव में मान लीजिए भाट रानी में जाकर रुक गई है। तो यह भाट रानी में गई है पेट्रोल पंप से, तो पेट्रोल पंप इसका निर्देश बिंदु हो जाएगा। यानी यहाँ से हम इसको बता रहे हैं कि यह किस स्थिति में है, इस बिंदु के बाद यह किस स्थिति में गई है, तो यह निर्देश बिंदु हो जाएगा। अब इस बिंदु से इस कार की दूरी हम बता सकते हैं और विस्थापन भी बता सकते हैं। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि अब निर्देश बिंदु ज्ञात करना जरूरी क्यों है। तो निर्देश बिंदु इसलिए ज्ञात करना जरूरी है कि वस्तु का वेग, विस्थापन और कई ऐसे क्वांटिटी हैं जो इस निर्देश बिंदु से ही मापे जा सकते हैं। देखिए, यदि हम समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन का ज्ञान हो जाए तो हम वस्तु की विस्थापन, वेग आदि को ज्ञात कर सकते हैं। यानी यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति यानी इस बिंदु से वस्तु कितनी दूरी पर है ये पता चल जाए तो उसकी विस्थापन, वेग, कई प्रकार की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। परंतु वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें निर्देश बिंदु चाहिए, इसीलिए निर्देश बिंदु को हमने बताया। अब आगे अगली वीडियो में हम दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।